हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान। तो इसका भाग हम कुछ पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं सीरियल बाय सीरियल। तो आज हम लोग इसका अगला पार्ट करने वाले हैं, इससे आगे हम करने वाले हैं। एक बार विषय सूची देख लेते हैं हम लोग को कहाँ से करना है। तो एक में दिया हुआ था बिहार का संक्षिप्त परिचय, तो इस हम बिहार का संक्षिप्त परिचय कर चुके हैं। दूसरा में था बिहार का इतिहास, तो बिहार का इतिहास में हम प्राचीन बिहार से लेकर बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र तक कर चुके हैं। और बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र का कुछ जो टॉपिक है सो बचा हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया जाता है, डाला जाता है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन कॉल कर लेते हैं तो आपको सही समय पर सभी एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट हेल्पफुल कंटेंट उपलब्ध होगा। तो एक लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र का कुछ भाग बचा हुआ थे तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और अगला बच जाएगा बिहार का संक्षिप्त कालानुक्रम। तो देखते हैं कहाँ तक क्लियर हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है बिहार में लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी बिहार में प्रमुख कौन कौन से युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ईसा पूर्व 487 में, यानी कि 487 ईसा पूर्व में जब अजातशत्रु के राज्य की राजधानी राजगीर था, जब 487 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के राज्य की राजधानी कहाँ था, राजगीर था। अजातशत्रु और लिच्छवी राजा के बीच युद्ध हुआ था। अजातशत्रु और लिच्छवी राजा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अजातशत्रु विजय हुआ था। लिच्छवी राजा और अजातशत्रु के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसका जो विजय हुआ वो अजातशत्रु हो गया और लिच्छवी राजा हार गया। इस युद्ध का जो समर था क्षेत्र वो पाटलिपुत्र किला स्थित था। इस युद्ध का समर क्षेत्र पाटलिपुत्र किला था। इस पूर्व यानी कि ईसा पूर्व यानी कि 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश के आखिरी राजा यानी अंतिम राजा घनानंद के मध्य पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ था। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश के आखिरी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और नंदवंश के आखिरी राजा घनानंद के मध्य पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ और पहले वाला में अजातशत्रु विजय हुआ था। शुंग वंश का शासन समाप्त होने पर पहली शताब्दी में कनिष्क ने उस काल के प्रकांड विद्वान अश्वघोष को अपने साथ अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले जाने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था। शुंग वंश का शासन समाप्त होने पर पहली शताब्दी में कनिष्क ने उस काल के प्रकांड विद्वान पहली शताब्दी में समाप्त होने के बाद उस काल के जो प्रकांड विद्वान अश्वघोष को अपने साथ अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर ले जाने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। किसी विद्वान को अपने साथ ले जाने के लिए संभवतः संपूर्ण विश्व में अब तक यह एकमात्र युद्ध लड़ा गया था, यानी कि किसी विद्वान को अपने साथ ले जाने के लिए संभवतः संपूर्ण विश्व में अब तक एकमात्र युद्ध लड़ा गया था। इस संपूर्ण विद्वान को ले जाने के लिए सन 514 ईस्वी में प्रसिद्ध हुन शासक मिहिरकुल सन 514 में प्रसिद्ध हुन शासक मिहिरकुल ने बालादित्य नरसिंह गुप्त के शासनकाल में
मगध पर आक्रमण किया था। सन 514 में प्रसिद्ध हुन शासक मिहिरकुल ने बलादित्य नरसिंह गुप्त के शासनकाल में युद्ध यानी मगध पर आक्रमण किया। सन 514 में भागलपुर क्षेत्र के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध में बलादित्य ने मिहिरकुल को हराकर बंदी बना लिया था। सन 514 में भागलपुर क्षेत्र के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध में बलादित्य ने मिहिरकुल को हराकर बंदी बनाया। संपूर्ण विश्व में संभवतः यह प्रथम छापामार हुआ था। संपूर्ण विश्व में संभवतः यह प्रथम छापामार युद्ध हुआ था। सन 1600 में नरसिंह गुप्त के वंशज तथा गौड़ बंगाल के राजा शशांक के मध्य मगध क्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें शशांक विजयी हुआ था। शशांकों ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। बर्बाद कर दिया था। 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच मध्य बक्सर के निकट चौसा युद्ध में युद्ध हुआ था। 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच यानी मध्य बक्सर के निकट चौसा में युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ था। 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खां तथा अकबर के मध्य युद्ध छिड़ा, जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1 वर्ष तक चला था। अगस्त 1574 में अकबर ने जब पटना आकर स्वयं देखा कि घेराबंदी में कुछ कमजोरी है, तब उसने पहलेजा और हाजीपुर पर कब्जा किया था। कुछ दिनों के बाद दाऊद खां भाग गया और अकबर विजयी हुआ। अकबर का विजय हो गया। इसके पश्चात मान सिंह को बिहार का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद मान सिंह को बिहार का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था। 1740 में मराठा जनरल रघुजी भोंसले ने बिहार के तत्कालीन सूबेदार गवर्नर और हैबत जंग के कार्यकाल में गया और आरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1740 ईस्वी में मराठा जनरल रघुजी भोंसले ने बिहार के तत्कालीन सूबेदार गवर्नर और हैबत जंग के कार्यकाल में गया और आरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। वह केवल लूटपाट करके चला गया, उसका किसी से युद्ध नहीं हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने सन 1759 में बिहार पर हमला किया था। शाह आलम द्वितीय 1759 में बिहार पर आक्रमण किया। 1760 में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले मुस्तफा खां के शासनकाल में नानूजी भोंसले ने आक्रमण किया। वह भी लूटपाट कर चला गया। सन 1763 में पटना में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ था। सन 1763 में पटना में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम परास्त हुए यानी कि हार गया। सन 1764 में बक्सर में बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब कौन थे तो मीर कासिम, 1764 में बक्सर में दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना से अंग्रेजों का युद्ध हुआ, जिसमें सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख रियासतें। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बिहार में छोटी बड़ी अनेक रियासतें थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बिहार में छोटी बड़ी अनेक रियासतें थी। मुसलमानों के शासनकाल में इनमें से अनेक का स्वतंत्र अस्तित्व था, परंतु कुछ रियासतों के अधिपति मुसलमान शासकों को कुछ कर देते थे यानी कि टैक्स देते थे। कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इन रियासतों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और इनके अधिपतियों की गणना जमींदारों के रूप में की जाने लगी। उस समय बिहार में इन जमींदारों का एक संगठन बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन था। उस समय बिहार
के इन जमींदारों का एक संगठन था होल्ड लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, जिसके नेता दरभंगा के महाराज थे। दो रियासतों खरसवां तथा सरायकेला की गणना स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व तक देशी राज्यों के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट है बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति। बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी कि बिहार में स्वतंत्रता मिलने से पहले तक प्रमुख रियासतें या जमींदारी की संख्या लगभग 25 थी। प्रथम है श्रीनगर पूर्णिया के निकट स्थित बनैली राजवंश के पूर्व राजा रुद्रानंद सिंह ने अपने पुत्र राजा श्रीनंद सिंह के नाम पर लगभग 3 मील दूर श्रीनगर बसाया। श्रीनगर राजधानी के प्रसाद और पुस्तकालय समस्त उत्तर भारत में श्रेष्ठ एवं दर्शनीय माने जाते थे, किंतु 1932 ईस्वी में हुए भयंकर अग्निकांड में सब भस्मीभूत हो गए। दूसरा है गिद्धौर मुंगेर के दक्षिणी भाग में स्थित इस रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुंदेलखंड के चंद्रवंशी राजा वीर विक्रमादित्य ने की थी। इसी राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने वैद्यनाथ धाम यानी देवघर में शिव का मंदिर बनवाया था। यानी कि इसी राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने वैद्यनाथ धाम देवघर में शिव मंदिर बनवाया था। तो कौन शासक था? तो गिद्धौर ने। अंग्रेज शासकों के आने के बाद यहाँ के राजा गोपाल सिंह रियासत छीन ली गई थी। अंग्रेज शासकों के आने के बाद यहाँ के राजा गोपाल सिंह से रियासतें छीन लिया गया। बाद में उनके पौत्र यानी कि पोता जयमंगल सिंह ने संथाल विद्रोह के समय अंग्रेजों से काफ़ी सहायता की। बाद में उनके पौत्र यानी पोता जयमंगल सिंह ने संथाल विद्रोह के समय अंग्रेजों की काफ़ी सहायता किया था, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने राजा की उपाधि के साथ उन्हें रियासत वापस कर दिया। दरभंगा मिथिला रियासत यह भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राज्य था। दरभंगा मिथिला रियासत यह भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राज्य था। यहाँ के महाराजा भारत में सभी जमींदारों में सर्वाधिक धनी था। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राज्य था। कौन? दरभंगा मिथिला। यहाँ के महाराजा भारत के सभी जमींदारों में, यहाँ के राजा जो था भारत के सभी जमींदारों से या सभी जमींदारों में सर्वाधिक धनी था। भारत के सभी जमींदारों से तथा प्रतिष्ठित समझे जाते थे। इस राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर थे। इस राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर थे। मुगल सम्राट अकबर ने इनकी विद्वता या वाकपटुता से प्रभावित होकर इन्हें समान स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया। महाराज शिव सिंह, महाराज लक्ष्मी सवर सिंह और महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह आदि कालांतर में दरभंगा राज के अन्य प्रमुख राजा हुए। सूर्यपुरा इस प्राचीन रियासत के अधीश्वर राजा चूंकि सदा डुमराव नरेश के दीवान रहते आए, इसलिए यह दीवान जी का रियासत कहलाया। कौन? सूर्यपुरा। यहाँ के दीवान राजकुमार सिंह के समय में इस रियासत की विशेष उन्नति हुई है, यानी कि विकसित हुआ। इनके पुत्र राजेश्वरी प्रसाद सिंह को ही सर्वप्रथम राजा की उपाधि मिली थी। यहाँ के दीवान राजकुमार सिंह के समय में रियासत की विशेष उन्नति हुई थी और इनके पुत्र थे राजकुमार सिंह के पुत्र थे राजेश्वरी प्रसाद सिंह को ही सर्वप्रथम राजा की उपाधि मिली थी। वह बिहार के एकमात्र कायस्थ राजा थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र राजा
रमन प्रसाद सिंह हिंदी के विख्यात लेखक हुए तथा उनके छोटे पुत्र कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह सन 1952 से पहले बिहार विधान परिषद के सभापति थे। उसके बाद है नरहन रियासतें। सप्तरी नेपाल के सुप्रसिद्ध द्रोणावार राजा पुरादित्य के वंशज गंगा राय ने दरभंगा जिले के सरैसा परगने को जीतकर गंगसरा नामक गांव में अपनी राजधानी बनाई। बाद में सरैसा का राज उनके वंशजों के बीच बट जाने के कारण कई छोटी छोटी रियासतें जो था वो कायम हुआ, जिसमें नरहन एक प्रमुख रियासत थी। नरहन की राजमाता की मृत्यु के बाद नरहन का राज नरहन के राजवंशों और काशी नरेश के मध्य बांटा गया, यानी बीच में बांटा गया। इस प्रकार आधा नरहन राज काशी नरेश के अधिकार में चला गया। उसके बाद है टेकारी रियासतें। गया जिले में स्थित गया जिले में है टेकारी। इस राज रियासत के संस्थापक धीर सिंह के पुत्र सुंदर सिंह ने बंगाल और बिहार के सूबेदार को सासाराम शाहाबाद और नरहन दरभंगा के युद्धों में सहायता दी थी, अतः उन्हें राजा की उपाधि मिली। कालांतर में यहाँ के राजा मित्रजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र के मध्य रियासत बांटी गई। कालांतर में यहाँ के राजा मित्रजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्रों में मध्य रियासत बांटी गई। ज्येष्ठ पुत्र कुमार हितनारायण सिंह को 9 आने और कनिष्ठ पुत्र कुमार मोदनारायण सिंह को 7 आने के हिस्से मिले। कुमार हितनारायण सिंह टेकारी के महाराजा हुए। 7वां रियासत है अमावा। टेकारी के महाराज कुमार मोदनाराय सिंह के 7 आने यानी कि 7 आना के हिस्से में पटना जिले में अमवा राज्य कायम हुआ। कालांतर में इसकी अधिपति राजा हरिहर प्रसाद सिंह बहादुर हुए। इनके राजकुमार का विद्रोह टेकारी नरेश महाराज ने गोपाल शरण सिंह की इकलौती कन्या से हुआ। इनके राजकुमार का जो विवाह हुआ टेकारी नरेश महाराज गोपाल शरण सिंह के इकलौती पुत्री थी, उससे इसका विवाह हुआ। इस प्रकार बाद में टेकारी और अमवा दोनों रियासतें मिलकर एक हो गई। उसके बाद है 8वां रियासत हथुआ। सारण छपरा जिले में स्थित हथुआ वीरसेन ने इस राज्य की स्थापना मुसलमानों की बिहार विजय से पहले की थी। इस राजवंश के 27वें राजा खेमकर्ण शाही को मुगल दरबार ने महाराज बहादुर की उपाधि दी थी। सन 1769 में हथुआ नरेश महाराज फतेह शाही ने अंग्रेज शासकों के विरुद्ध झंडा उठाया। 1769 में हथुआ नरेश महाराज फतेह शाही ने अंग्रेज शासकों के विरुद्ध झंडा उठाया तथा तब कंपनी ने हथुआ पर कब्जा कर लिया था। जब 1769 में हथुआ नरेश महाराज फतेह शाही ने अंग्रेज प्रशासन विरुद्ध का झंडा उठाया, तब कंपनी ने हथुआ पर कब्जा कर लिया था, परंतु इस राजवंश के लोगों ने संघर्ष करते हुए अपना राज कायम रख लिया। शुरू से ही इस रियासत की राजधानी होसेपुर नामक गांव में थी, किंतु महाराज छत्रधारी सिंह शाही के समय राजधानी वहां से हथुआ लाई गई। नेक्स्ट 9वां रियासत है बनौली। तो चलिए बनौली के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित कंटेंट आप लोग को सभी समय उपलब्ध हो जाए और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आगे है 9वां रियासत बनैली। यह रियासत पूर्णिया जिले में स्थित था। बनैली जो था पूर्णिया जिले में स्थित था। दरभंगा जिले के बैगनी नावाद गांव के मैथिल ब्राह्मण पंडित गदाधर
झा की विद्वता का परिचय पाकर दिल्ली के सम्राट सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक में इन्हें कुछ गांव जागीर में दिए गए। इनकी 10वीं पीढ़ी में चौधरी परमानंद झा के अजीमाबाद पटना के दबाव में दरभंगा जिले का चौधरी और मनसबदार बनाया गया। इनके पुत्र चौधरी दुलार सिंह ने नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद कर राजा की उपाधि और बनेली के आसपास के 7 कोस यानी कि 14 मील जमीन प्राप्त किए थे। उसके बाद 10वां रियासत डुमराव। डुमराव राजवंश परमारवंशी राजपूतों का था। डुमराव जो था वो परमारवंशी राजपूतों का था। उसी गांव के भोज सिंह यहाँ के प्रथम राजा बने थे। उसी गांव के भोज सिंह यहाँ के प्रथम राजा बने डुमराव का। उसी भोज सिंह के नाम पर डुमराव के पास भोजपुर गांव बसाया गया। उसी भोज सिंह के नाम पर भोजपुर गांव को नाम से बसाया गया, गांव बसाया गया और रियासत के प्रधान हल्के नाम का भोजपुर परगना रखा गया। रियासत के प्रधान हल्के का नाम भोजपुर परगना रखा गया। कालांतर में भोजपुर राज्य 3 शाखाओं में विभक्त है, यानी 3 शाखाओं में बांटा गया था, डुमराव, जगदीशपुर और बक्सर। तो जगदीशपुर के कौन महान पुरुष थे? जो नदी पार करते समय अंग्रेज की गोली लग जाने के कारण वो 2 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कालांतर भोजपुर तथा राज्य 3 शाखा में विभक्त हो गया था, बट गया था। तो एक था डुमराव, दूसरा जगदीशपुर और तीसरा बक्सर था। बक्सर युद्ध 1764 में डुमराव के तत्कालीन महाराज जयप्रकाश सिंह के अंग्रेजों की सहायता की थी। बक्सर युद्ध 1764 में डुमराव के तत्कालीन महाराज थे जयप्रकाश सिंह ने अंग्रेजों की सहायता किए थे। अंततः लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उन्हें महाराज बहादुर की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट रियासत है जगदीशपुर। सन 1857 में हुए सिपाही विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह की जगदीशपुर रियासत के अधिपति जमींदार थे। आप लोग वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो जो हम आंसर बोलते हैं इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन लाइक, तो आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पिछला हमारा कमेंट सेक्शन का जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जगदीशपुर का महान शासक पुरुष कौन थे? तो आप लोग फोकस डाल के वीडियो को देखा कीजिएगा। 11वां जगदीश रियासत। तो सन 1857 में हुए सिपाही विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह की जगदीशपुर रियासत के अधिपति जमींदार थे। उनके भाई के वंशज निकटस्थ दिलीपपुर में रहते थे। आरा के करीब 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित जगदीशपुर से कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष का प्रभाव निकटवर्ती उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में महसूस किया गया। उसके बाद है बक्सर। सन 1577 में राजा दलपति सिंह यहाँ के राजा हुए। वह इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। कालांतर में यह रियासत डुमराव राजा में विलीन हो गया था। कालांतर में यह रियासत डुमराव राज में विलीन हो गया था, यानी कि मिल गया था। नेक्स्ट है गंधार। गंधवरिया लोग स्वयं को परमार राजपूत और मिथिला के कर्नाट वंशीय नरेश राजा नान्यदेव सिंह के वंशज मानते थे। गंधवरिया लोग स्वयं को परमार राजपूत और मिथिला के कर्नाट वंशीय नरेश राजा नान्यदेव सिंह के वंशज मानते थे। मिथिलाधिपति महाराज शिव सिंह के आइनवार वंश को नष्ट होने पर मिथिला में अराजकता फैल गई। तब परमारों ने दरभंगा जिले के गंधवार और भौर नामक स्थानों में अपने राज्य स्थापित किए। गंधवार में रहने वाले गंधवारियां और भौर में रहने वाले भौरसूरियां कहलाने लगे। गंधार में रहने वाले को गंधवारियां और भौर में रहने वाले को भौरसूरियां कहे जाने लगा। गंधवारियों की 3 मुख्य रियासतें थी, सोनबरसा, बरुआरी और पंचगाछिया। गंधवारियां की 3 प्रमुख रियासतें थी। पहला था सोनबरसा, उसके बाद है बरुआरी और
पंचगाछिया। उस समय ये तीनों ही भागलपुर जिले में था। अब वे क्रमशः सहरसा और सुपौल जिला में हैं। गंधवारिया की छोटी रियासतों में दरभंगा जिले के भगवानपुर का विशिष्ट स्थान था। उसके बाद है भगवानपुर। यह रियासत शाहाबाद जिले के चैनपुर परगने में थी। यह रियासत शाहाबाद जिले के चैनपुर परगने में थी। यहाँ के राजपूत शासक तक्षशिला को अपना आदि निवास स्थान तथा इतिहास प्रसिद्ध वीर पोरस को अपना पूर्वज मानते थे। परंतु भारतीय राजाओं के आधुनिक इतिहास के लेखक श्री लोकनाथ घोष के अनुसार इस राज्य के संस्थापक लक्ष्मीपाल चंद्रवंशी आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली के निकट सकरी नामक स्थान से आकर तत्कालीन शाहाबाद जिले के भगवानपुर नामक गांव में बस गए। उसके बाद है बरारी। दरभंगा जिला निवासी पंडित नारायण ठाकुर तंत्रिका को भागलपुर जिले में जो जागीर मिली थी उसी से बरारी की रियासत कायम हुई थी। दरभंगा जिला निवासी पंडित नारायण ठाकुर तंत्रिका को भागलपुर जिले में जो जागीर मिला था उसी से बरारी का रियासत कायम हुआ था, यानी बरकरार रहा था। नारायण ठाकुर के वंशजों की 3 शाखाएं थी, दत्त शाखा, मोहन शाखा और नाथ शाखा। नारायण ठाकुर के वंशजों की 3 शाखाएं थीं, दत्त शाखा, मोहन शाखा और नाथ शाखा, जिनमें से मोहन शाखा की काफी उन्नति यानी विकास हुआ, डेवलप हुआ। उसके बाद है देव। गया जिले अब औरंगाबाद जिले में पड़ता है। गया जिले में था देव, लेकिन अब औरंगाबाद जिले में पड़ता है। इस रियासत के संस्थापक राजा मान सिंह उदयपुर मेवाड़ के एक राणा के छोटे भाई थे। पहले इसकी राजधानी उमगा यानी उमागढ़ थी, बाद में राजधानी देव में लाई गई। उसके बाद है बाघी। मुजफ्फरपुर से 15 मील दक्षिण में स्थित इस रियासत के यानी कि बाघी रियासत अधिपति राय बहादुर श्यामानंदन सहाय थे। अपनी रईसी के लिए विख्यात सहाय साहब बाद में बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति और फिर सांसद भी हुए। उसके बाद है बेतिया रियासत। बेतिया इस रियासत के यानी कि बेतिया रियासत के संस्थापक उग्रसेन थे, जिनके पुत्र राज सिंह को मुगल सम्राट अकबर से राजा की उपाधि मिली थी। बेतिया के जो संस्थापक से उग्रसेन थे, जिनके पुत्र राज सिंह यानी कि बेतिया के संस्थापक उग्रसेन थे और उग्रसेन के पुत्र राज सिंह को मुगल सम्राट अकबर से राजा की उपाधि मिली थी। उसके बाद है शिवहर। शिवहर यह बेतिया राजवंश की एक शाखा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के अधिपति को राजा की उपाधि मिली थी। बदलपुरा इसके अधिपति राय बहादुर रामानुग्रह नारायण सिंह थे। यह रियासत पटना जिले में स्थित थी। हरिजी की रियासत यह रियासत आरा में स्थित थी। इसके अधिपति राय बहादुर हरिहर प्रसाद सिंह थे। नेक्स्ट है, इनके पिता दीवान जयप्रकाश लाल डुमराव राजा के दीवान रह चुके थे। अगला है सुरसंड। यह रियासत उस समय मुजफ्फरपुर जिले में थी। यह रियासत सुरसंड जो था मुजफ्फरपुर जिले में स्थित थी। सुरसंड अभी सीतामढ़ी जिला में स्थित है। मिथिला नरेश राजा प्रताप सिंह के समय में इस राज्य की स्थापना हुआ था। सुरसंड की जो स्थापना हुआ था मिथिला के नरेश राज प्रताप सिंह के समय में इस सुरसंड का स्थापना हुआ था। उसके बाद है पलामू लगभग 400 वर्ष पहले खरवारों के राजपूत दक्षिण पूर्व पलामू अब झारखंड में है राज करते थे। इनकी राजधानी औरंगा नदी के किनारे पलामूगढ़ थी। उसके बाद है सोनपुरा। यह रियासत पलामू जिले में थी। इस राजवंश के कन्नर शाही देव ने जपला और लौजा परगनों को दिल्ली के बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने सोनपुरा में राजधानी बनाई थी। उसके बाद है कुंडे। यह रियासत हजारीबाग जिले में थी।
कुंडे जो था हजारीबाग जिले में स्थित था। औरंगजेब ने अपने सेवक राम सिंह को सन 1669 ईस्वी में इसे जागीर के तौर पर दे दिया। अन्य रियासतें, उपर्युक्त रियासतों के अतिरिक्त बिहार में कई अन्य लगभग यानी कि 35 छोटी छोटी रियासतें भी थी। इनमें आरा के निर्मल कुमार जैन की रियासत प्रमुख थी। मुजफ्फरपुर के राय बहादुर नारायण महथा, राय बहादुर कृष्णदेव नारायण महथा तथा उमा शंकर प्रसाद की भी रियासत प्रसिद्ध था। मुंगेर नगर में भी कई छोटी छोटी रियासतें थी। इनमें से राय बहादुर दिलीप नारायण सिंह, सेठ केदारनाथ गोयनका और राजनीति प्रसाद सिंह की रियासत अधिक प्रसिद्ध था। पूर्णिया नगर में राजा पृथ्वी चंद लाल की रियासत प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त नगरों में एक छोटी रियासत मुस्लिम जमींदार असद राजा की थी। आगे है बिहार का संक्षिप्त कालानुक्रम। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ईसा पूर्व यानी कि BC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है BC का आप लोग बताएंगे। 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व ऐतिहासिक काल, 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व ऐतिहासिक काल रहा। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का गांगेय क्षेत्र में आगमन हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 से 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जीवन काल रहा। 540 ईस्वी में महावीर का जन्म हुआ। 540 से 468 ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर का जीवन काल रहा। और 544 से 492 ईसा पूर्व में मगध नरेश बिंबिसार का शासन काल और मगध का उत्कर्ष प्रारंभ रहा। 528 ईसा पूर्व में बोध गया में युद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 528 ईसा पूर्व में बोध गया में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला 492 से 460 ईसा पूर्व में अजात शत्रु का शासन काल और वैशाली की विजय हुआ था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 483 में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुआ था और राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। 460 से 444 में उदयभद्र यानी कि उज्जैन का शासन काल रहा। 455 ईसा पूर्व में लगभग पाटलिपुत्र राजधानी बना था। 455 ईसा पूर्व में 413 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन काल रहा। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 344 से 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन काल रहा। 320 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासन काल रहा। और 320 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा। 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था और 298 से 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार का शासन रहा। 272 से 232 ईसा पूर्व में अशोक महान का शासन काल रहा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या और मौर्य वंश का अंत हो गया था। 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या हुआ था और मौर्य वंश का अंत हो गया था और डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण हो गया था। 185 से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासन काल रहा। 75 से 27 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश का शासन काल रहा और उसके बाद आ गया ईस्वी यानी कि एन्नो डोमिनी। 320 से 335 ईसा पूर्व 320 से 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त का शासन काल और गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष रहा। 320 से 335 320 में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। 320 में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। 335 से 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त का शासन काल और गुप्त साम्राज्य का भारतव्यापी विस्तार रहा।
380 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल और गुप्तकालीन सांस्कृतिक प्रगति था। आगे है 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण काल रहा, यानी कि 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री ने फाहियान जो थे वो भ्रमण किया। उसके बाद है 415 ईस्वी में 414 से 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल नालंदा महाविहार की स्थापना हुआ। 414 से 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा और नालंदा बिहार की स्थापना भी इसी काल में हुआ, 414 से 455 ईस्वी में। 455 से 467 में स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा और गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण हुआ 455 से 467 के बीच। 467 से 494 बुद्ध गुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ। बुद्ध 467 से 494 ईस्वी में बुद्ध गुप्त का शासनकाल और गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 495 से 510 भगवान गुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का अंत। 495 से 510 ईस्वी में भगवान गुप्त का शासनकाल रहा और गुप्त साम्राज्य का अंत भी हो गया था इसी समय। 530 ईस्वी में मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक वंश का उत्कर्ष हुआ था। 635 में युआंग च्वेंग हेनसांग की बिहार यात्रा हुआ था 635 में। 673 ईस्वी में ईत्सिंग की बिहार में यात्रा किया। 750 से 1175 ईस्वी में पाल वंश का शासन काल रहा, 750 से लेकर 1175 तक। 750 से 770 ईस्वी तक गोपाल का शासनकाल और उदंतपुरी बिहार की स्थापना। उदंतपुरी बिहार की स्थापना हुआ था। तो बिहार की कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उदंतपुरी का वर्तमान में अभी क्या नाम है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को पर प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम के संबंधित कंटेंट जो है सो आपको सही समय पर मिलता रहे। 770 से 810 ईस्वी में धर्मपाल का शासनकाल रहा और विक्रमशिला बिहार की स्थापना भी हुआ था। 1810 से 1855 ईस्वी में देवपाल का शासनकाल और पालकालीन संस्कृति की प्रगति। 858 से 1912 ईस्वी में नारायण पाल का शासनकाल रहा। 912 से 936 ईस्वी में राजपाल का शासनकाल रहा। 1095 से 1197 ईस्वी में सेन वंश का बिहार में शासन रहा। 1097 से 98 ईस्वी तक उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का अभ्युदय हुआ। 1180 ईस्वी में इमाम ताज फकीम द्वारा मनेर किला में निवास ग्रहण किया। 1197 से 98 ईस्वी तक 1197 से 1198 ईस्वी में इब्ने बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित किया गया और बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित हुआ। 1197 से 1198। 1290 से 1381 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल रहा। 1324 से 1325 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान और कर्नाट वंश के शासन का अंत हो गया था। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार में अभियान और बिहार दक्षिण भाग यानी कि झारखंड क्षेत्र में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई। 504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान हुआ था और 528 से 1532 ईस्वी में नुहानियों का बिहार में उत्कर्ष हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में नुहानियों पर बाबर की विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई यानी युद्ध हुआ था, उसमें नुहानियों पर बाबर की विजय हुआ था, यानी नुहानी हार गए। 1532 ईस्वी में देवरा की लड़ाई में नुहानियों पर हुमायूं की विजय हो गया। फिर 1532 हुआ तो उसमें देवरा की लड़ाई में नुहानियों पर हुमायूं का विजय हो गया, यानी कि नुहानियों पर हुमायूं का विजय प्राप्त हो गया।
1536 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेरशाह की विजय हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ और अफगानों का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। 1540 से 1545 ईस्वी में शेरशाह का शासनकाल रहा। 1540 से 1545 ईस्वी यानी 5 साल तक शेरशाह का शासनकाल रहा। 1541 ईस्वी में पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास हुआ। 1545 ईस्वी में सहसराम जिसको सासाराम कहते हैं, पहले सहसराम वर्तमान में था, अभी सासाराम है, प्राचीन में सहसराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया गया था, यानी कि सासाराम में। 1556 से 1576 ईस्वी में बिहार में करारानी अफगानों मुख्यतः ताज खा करारानी और सुलेमान खा करारानी और दाऊद खा करारानी का प्रभुत्व था। 1556 से 1576 ईस्वी में बिहार में करारानी अफगानों का प्रभुत्व था। मुख्य था इनमें से ताज खा करारानी, सुलेमान खा करारानी और दाऊद खा करारानी का, ये तीनों का प्रभुत्व था। 1574 से 1576 ईस्वी में बिहार में अकबर का अभियान और मुगलों के आधिपत्य की नींव पड़ी थी। 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था। 1585 से 1587 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच का यात्रा काल पटना में जमीन खोदकर सोने की खोज करने के लिए उल्लेख है। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण किया गया था। 1619 ईस्वी में मोहम्मद सादिक का बिहार आगमन हुआ और 1621 ईस्वी में मुगल प्रांतपति के रूप में शाहजहां परवेज की नियुक्ति हुआ था। 1623 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह बिहार पर शाहजहां के अधिकार का प्रयास हुआ और 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी के बिहार में यात्रा हुआ और 1651 में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना हुआ था 1651 में। और 1665 से 1666 ईस्वी तक फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर की बिहार यात्रा हो गया था। टैवर्नियर को टैवर्नियर भी कहते हैं। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1666 में 1670 से 1671 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुआ और 1702 में राजकुमार अजीम की प्रांतपति सूबेदार पद पर नियुक्त हुआ और पटना का सौंदर्यीकरण एवं अजीमाबाद नामकरण हुआ। अगला है 1713 ईस्वी। 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। 1733 में 1733 से 40 ईस्वी तक अलीवर्दी खां बिहार में नायब ए नवाब डिप्टी गवर्नर पद पर कार्यरत थे। 1740 से 1748 ईस्वी में हवा जंग बिहार में नायब ए नवाब पद पर कार्यरत था। 1748 में बिहार में रुहेला सरदारों का विद्रोह, हवा जंग की हत्या। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ था। 1757 से 1758 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का बिहार के जमींदारों राजा रामनारायण टरहट के जमींदार कामगार खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह और भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरिस कुटुम्बुका के बिशुन सिंह आदि द्वारा विरोध मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था। 1759 ईस्वी में मुगल शाहजादा अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में असफल अभियान हुआ। बिहार पर पुनः असफल चढ़ाई 1760 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में पटना में शाह आलम द्वितीय के नाम से अली गौहर का अंग्रेजों के संरक्षण में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुआ था। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सुपर्द। 1769 में बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षण नियुक्त किया।
निरीक्षक नियुक्त किया। 1770 में बिहार परिषद का गठन हुआ। 1770 में बिहार परिषद का गठन हुआ। तो बिहार परिषद के अभी अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ब्रिटिश शासन का संगठित रूप विकसित और नोनिया आंदोलन 1770 से 1800 ईस्वी तक रहा। 1772 में पटना में पादरी की हवेली का निर्माण हुआ था। कब? 1772 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ था 1774 में। 1789 से 1817 ईस्वी में 1789 से 1817 ईस्वी में विभिन्न कृषक विद्रोह, छोटा नागपुर विद्रोह, तमार विद्रोह आदि हुआ। 1821 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन आरंभ हो गया और 1830 से 1831 में कोल विद्रोह हुआ। 1832 से 33 तक भूमिज विद्रोह हुआ। 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल पटना में खुला था। 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल पटना में खुला था। 1855 से 1856 तक संथाल विद्रोह हुआ। उसके बाद 1857 ईस्वी में देवघर के निकट रोहिणी में सिपाहियों का विद्रोह आरंभ हुआ 12 जून को। पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन संग्राम आरंभ 3 मई को हुआ और दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह हुआ। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष 25 जुलाई को हुआ। 1858 में कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय और लीग ग्रांड पराजित 23 अप्रैल को हुआ। 1858 में कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर लिए थे और लीग ग्रांड पराजित हुआ 23 अप्रैल 1858 को। 1860 में बिहार में मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा सरदारी लड़ाई 1860 में बिहार में मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा सरदारी लड़ाई हुआ। 1865 में बिहार में बहावी नेताओं की गिरफ्तारी। 1870 में सरदारी लड़ाई की विफलता के प्रतिक्रिया स्वरूप भागीरथ मांझी के नेतृत्व में संथालों द्वारा आरंभ हुआ खेरवार आंदोलन। 1874 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। 1874 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। 1875 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जीवन काल रहा। 1882 में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभा की स्थापना किया गया था। 1884 में जीरादेई सारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। 1884 ईस्वी में जीरादेई नामक गांव में सारण जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत किया गया था। 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में यानी कि अलग प्रांत के रूप में गठन की मांग किया गया था 1906 में। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड पटना में किया गया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन भी 1908 में हुआ। 1911 ईस्वी में बिहार के पृथक यानी कि अलग प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को पृथक यानी कि अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया था दिल्ली में। 1912 में पटना गोल्फ क्लब की स्थापना 21 मार्च को हुआ था। 21 मार्च 1912 को पटना गोल्फ क्लब की स्थापना हुआ था और बिहार प्रांत का औपचारिक गठन 1 अप्रैल को बंगाल से पृथक यानी बंगाल से अलग करके बिहार को अलग राज्य बनाया गया था 21 मार्च 1912 को। और बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे 1912 से 13 ईस्वी में बाल्कन युद्धों के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की से सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित था। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति का शाखा की शुरुआत किया गया था।
1913 से 14 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन हुआ था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 1916 में 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और गांधी जी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह 1917 ही में हुआ। किसानों का नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो गया था और मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में किया गया। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को किया गया। इंग्लैंड के युवराज को बिहार यात्रा 1921 ईस्वी में। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ था, यानी कि बिहार में एंट्री किया था और राष्ट्रवादियों के द्वारा बहिष्कार हुआ था। 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया था। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन बिहार में हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1931 में पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह करने का आह्वान 7 अप्रैल 1931 को हुआ। उत्तर बिहार में जबरदस्त भूकंप हुआ था। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बना। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बना। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुआ। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने 7 अप्रैल को। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई को हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हुआ और इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। 7 जुलाई श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई को हुआ। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ और शिलभद्र याजी बिहार के एक सक्रिय कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी में शामिल हो गया। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ और शिलभद्र याजी बिहार के एक सक्रिय कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी में शामिल हो गया। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया। 1942 में आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय के सामने गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हो गए थे। 1942 से 1943 में आजाद रास्ता का गठन किया गया था। 1947 की भारत की स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पुरुलिया को बिहार से निकालकर पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। 1959 में बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ। 1961 में आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर को हुआ। 12 सितंबर 1961 को आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा का निधन हो गया था। 1963 में पटना में राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना और शिवपूजन सहाय व राहुल सांकृत्यान का निधन हो गया था। 1967 में मधुबनी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 1967 में राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन हो गया था और 1969 में पटना के खुदाबख्श पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। 1972 में दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ।
1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को हुआ था और नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 में हुआ। 1976 में मैथिली अकादमी की स्थापना हुआ था 1976 में। 1978 ईस्वी में भोजपुरी अकादमी की स्थापना हुआ था। 1978 में भोजपुरी अकादमी की स्थापना हुआ। बिहार राज्य आदिवासी सहयोग विकास निगम की स्थापना भी 1978 में हुआ और राज्य में दूरदर्शन केंद्र की मुजफ्फरपुर में स्थापना हुआ था 1978 में। 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पटना में निधन 8 अक्टूबर को हो गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पटना में निधन 8 अक्टूबर को 1979 ईस्वी में हो गया था। तो पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1981 ईस्वी में मगही अकादमी की स्थापना हुआ था। 1982 में पटना के दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण हुआ था और 1988 में बिहार में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था 1988 में। 1990 ईस्वी में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 1990 में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना और पटना दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 1990 में किया गया था 13 अक्टूबर 1990 को। बिहार में समेकित रोजगार। 1993 में बिहार में समेकित रोजगार योजना प्रारंभ हुआ शुरू हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ 1993 में। 1997 में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। 25 जुलाई 1997 को श्रीमती राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की। 2000 ईस्वी में दक्षिण बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 2000 ईस्वी में दक्षिण बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। 15 नवंबर बिहार भारत संचार निगम लिमिटेड को मोबाइल सेवा वाला देश का प्रथम राज्य बना। 15 नवंबर बिहार भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा वाला देश की प्रथम राज्य बना 16 दिसंबर को। 2001 में 23 वर्षों के अंतराल के बाद बिहार में पंचायती चुनाव आयोजित 11 से 30 अप्रैल को हुआ। जयपुर राजस्थान के बाद देश की दूसरी महिला नियोजनालय की स्थापना 18 अगस्त को हुआ था बिहार में। 2002 में 18 वर्ष के अंतराल के बाद नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव आयोजित हुआ 28 अप्रैल 2002 को। अल्पसंख्यक आयोग के कानूनी अधिकार भी 2002 में हुआ। अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार बना 2002 में। 2003 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था जनवरी में। 2003 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित जनवरी में की गई थी। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन हुआ था। 24 नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन हुआ था। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की बिहार यात्रा 29 से 30 दिसंबर रहा। पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्यायरत चलंत न्यायालय की शुरुआत किया गया था 30 अप्रैल 2005 में। 2006 में बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में सामान्य रूप से CBSE पैटर्न पर पढ़ाई का शुभारंभ 2007 से 8 सत्र से मोतिहारी से हुआ। मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन किया गया था 2006 ईस्वी में। 2007 में पटना में राष्ट्रपति कलाम ने बिहार के विकास हेतु विजन 2015 के तहत 10 सुझाव पेश किए। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद भंग किया गया था 2007 में। 2008 में भारत नेपाल सीमा के समीप कोसी नदी पर बना तटबंध कुशहा के पास टूटा। 18 अगस्त कोसी
18 अगस्त 2008 को भारत नेपाल सीमा के समीप यानी कि निकट कोसी नदी पर बना तटबंध कुशहा के पास टूटा था। कोसी की भीषण बाढ़ से उत्तरी बिहार के अनेक जिले एवं लाखों की आबादी बुरी तरह प्रभावित राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ था। 2009 में पहली बार बिहार सरकार की कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक की बरबीघी बेगूसराय में आयोजन कर किसी राज्य सरकार द्वारा गांव के कैबिनेट की बैठक करने का इतिहास रचा गया 10 फरवरी 2009 को। 2010 में बुद्ध स्मृति पार्क एवं पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का उद्घाटन पटना में 27 मई 2010 को हुआ। राज्य के 3 राजकीय अस्पतालों का जननायकों के नाम पर नामकरण मई में 2010 में किया गया। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन जो हुआ जुलाई में 2010 में हुआ। और बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2010 में ही हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार को 3/4 यानी कि 206 सीटें मिली। नीतीश द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश तीसरी बार शपथ ग्रहण 26 नवंबर को 2010 में ली। 2011 ईस्वी में पटना में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा बिहार विधान परिषद के शताब्दी समारोह के संबोधन तथा पटना के गांधी मैदान के 3 दिवसीय 22 से 24 मार्च बिहार दिवस शताब्दी का समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूटान यात्रा 4 से 5 मई। लोक सेवा का अधिकार कानून राइट टू सर्विस एक्ट लागू 15 अगस्त को हुआ था। नीतीश कुमार जी का यात्रा 4 से 5 मई 2011 में हुआ था भूटान की ओर। और लोक सेवा का अधिकार कानून राइट टू सर्विस एक्ट लागू 15 अगस्त 2011 में हुआ। केबीसी के 5वें संस्करण में 5 करोड़ जीतने वाले पहले व्यक्ति बने मोतिहारी के सुशील कुमार। 2 नवंबर को सोनी चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित हुआ था जब सुशील कुमार मोतिहारी जिले के 5 करोड़ केबीसी में जीते थे प्रथम। थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह द्वारा गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA का उद्घाटन 14 नवंबर 2011 को। बिहार विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित किया गया था दिसंबर में। 2012 में 8,757 मीटर लंबे कोसी महासेतु का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन 8 फरवरी 2012 को। बिहार की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी पटना में 3 दिवसीय 22 से 24 मार्च बिहार दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर कवि सत्यनारायण रचित राज्य गीत और MR चिश्ती द्वारा रचित राज्य प्रार्थना को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करके लोकार्पित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाकिस्तान के दौरे पर नवंबर 2012 में गए थे। 2013 ईस्वी में पटना के बुद्ध स्मृति पार्क स्थित करुणा स्तूप परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम का दलाई लामा की पावन उपस्थिति में आयोजन 5 से 7 फरवरी 2013 को हुआ। मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर परियाग का अपने पूर्वजों के गांव वाजिदपुर पुनपुन मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर परियाग का अपने पूर्वजों के गांव वाजिदपुर पुनपुन प्रखंड स्थित में आगमन 6 जनवरी 2013 को हुआ। विश्व की सबसे ऊंची 74 फीट गांधी जी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री द्वारा पटना के गांधी मैदान में अनावरण किया गया 15 फरवरी 2013 को। बिहार में जदयू भाजपा का 17 साल पुराना गठबंधन राजग टूटा।
बिहार में जदयू भाजपा का 17 साल का पुराना गठबंधन राजग में टूटा 16 जून को 2013 को। सहरसा मानसी रेलमार्ग पर धमरा घाट स्टेशन के निकट कात्यायनी स्थान जाने वाले 37 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गया था। भीड़ ने राजेरानी एक्सप्रेस में आग लगा दी थी। 19 अगस्त को राजगीर में मुख्यमंत्री द्वारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन 3 दिसंबर 2013 को किया गया। भोजपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सिने सोसाइटी द्वारा पटना के प्रेमचंद रंगशाला में भोजपुरी फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ 13 से 19 नवंबर 2013 में। ईस्वी में लोकसभा चुनाव 2014 में जदयू के निराशाजनक प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा और राज्यपाल को सौंपा। 17 मई को जदयू नेता जीतन राम मांझी को राज्यपाल DY पाटिल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 20 मई को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन 19 सितंबर को हुआ। विजयादशमी के अवसर पर रावण वध के उपरांत मची भागदौड़ में पटना के गांधी मैदान में 34 लोगों की मृत्यु और 3 अक्टूबर को हुआ था। दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन 15 अक्टूबर को हुआ। बाढ़ में NTPC के थर्मल पावर स्टेशन और मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर 2014 में किया गया था। 2015 में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जदयू से निष्कासित 9 फरवरी में हुआ था। मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया 20 फरवरी को। मांझी ने 20 फरवरी को 2015 में इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार पुनः चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 22 फरवरी 2015 में। NTPC बाढ़ के दूसरे फेज की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू यानी 1 मार्च को हुआ। राजद कांग्रेस के साथ जदयू के महागठबंधनों ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को करारी मत दी 9 नवंबर 2015 को। 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। 2016 में 5 अप्रैल 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्षता चुने गए 10 अप्रैल 2016 को। स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चयनित शहरों की दूसरी सूची में भागलपुर का नाम शामिल हुई। मई में जीएसटी बिल पारित करने हेतु विधानमंडल के दोनों सदनों को 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया बिहार में, और पहले दीक्षांत और बिल पारित हुआ 16 अगस्त 2016 को बिल पारित हो गया था। राजगीर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। 27 अगस्त हर एक्स मनाया गया और कानपुर के निकट पुखराया में दुर्घटनाग्रस्त 20 नवंबर को हुआ 2016 में। बिहार में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी हुई 30 दिसंबर 2016 को। 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में टेंट सिटी में आयोजित प्रकाश वर्ष में अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति बनाकर उसमें स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब और तख्त के सामने देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने माथा टेका। 1 से 5 जनवरी तक ब्रिटिश उच्चायुक्त ब्रूस बकनेल का बिहार दौरा 24 जनवरी 2017 को हुआ। राजद नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता का दर्जा मिला। 12 मई 2017 को राजग द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। 20 मई
20 मई यानी 20 जून स्मार्ट सिटी के रूप में 20 जून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चयनित शहरों की दूसरी सूची में पटना और मुजफ्फरपुर का नाम भी शामिल है। 23 जून को 2017 में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे की बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड BWEL को बंद करने का निर्णय 24 अगस्त 2017 को लिया गया। राजद नेता श्री लालू प्रसाद यादव लगातार 10वीं बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए 20 नवंबर 2017 में। 2018 ईस्वी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 4 दिवसीय छठे सम्मेलन का लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा ज्ञान भवन पटना में उद्घाटन 16 फरवरी 2018 को हुआ। सभ्यता द्वार का उद्घाटन 21 मई 2018 को किया गया। बिहार और नेपाल के बीच पहली सीधी बस सेवा का शुभारंभ पटना जनकपुर धाम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बस को हरी झंडी दिखाकर किया गया। 11 सितंबर 2018 को बिहार और नेपाल के बीच दूसरी बस सेवा काठमांडू बोधगया के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा काठमांडू से बस को विदा करके शुरू किया गया। 13 सितंबर को विदा किया गया था। 13 सितंबर को चला था कब? 11 सितंबर को। 17 वर्ष बाद विजय हजारे ट्रॉफी वनडे में खेलने उतरी बिहार की क्रिकेट टीम ने कप्तान प्रज्ञा ओझा के नेतृत्व में नागालैंड को 8 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। 19 सितंबर को निशानेबाज श्रेयसी सिंह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 25 सितंबर 2018 को किया गया। राज्य कैबिनेट द्वारा पटना में मेट्रो संचालन के लिए SPV गठन को मंजूरी देने के साथ ही पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी अस्तित्व में आई। 25 सितंबर 2018 को बिहार में पुलिस का नया मुख्यालय सरदार पटेल भवन बेली रोड पटना का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2018 में किया गया था। न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही पटना उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने 1 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट है 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर NDA यानी भाजपा 17 और JDU 16। 17वीं लोकसभा 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए आम 7 चरणों में संपन्न हुए 11 से 19 मई को। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर NDA और भाजपा 17 और JDU 16 तथा लोजपा 6 को जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। 24 मई को 2019 में भाजपा नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 30 मई 2019 में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता फागू चौहान बिहार के राज्यपाल बने। 29 जुलाई 2019 में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का 82 वर्षीय आयु में दिल्ली में निधन हो गया। 19 अगस्त 2019 को बिहार में खासकर राज्य की राजधानी पटना में हुई अतिवृष्टि के कारण जल प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2019 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए।
और आप इस चैनल को अपना स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।